चलिए, आज जो हमें बात करना है त्रिभुज का क्षेत्रफल पर आधारित प्रश्न की बात करेंगे। तो हमने कक्षा 10th से पहले या 10th तक हमने अलग अलग सूत्रों के माध्यम से त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात किया है। समकोण त्रिभुज के लिए अलग सूत्र होता था, समबाहु के लिए अलग, समद्विबाहु के लिए अलग, विषमबाहु के लिए अलग सूत्र होता है। तो इसी प्रकार से हम सारणिक में देखेंगे कि हमारे सारणिक में त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए किस प्रकार के क्षेत्रफल का प्रयोग करते हैं। जैसे आप जानते हो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 बेस गुने हाइट। अगर समबाहु त्रिभुज की क्षेत्रफल की बात करें तो उसका √3/4 भुजा स्क्वायर होती है। अगर हम विषमबाहु त्रिभुज की बात करें तो √S S-B और S-C होता है। जहाँ ABC क्या है तो त्रिभुज की कहेंगे 3 भुजाएं हैं, और एस क्या होता था, अर्ध परिमाप होता था। और बिना अर्ध परिमाप के मदद से हम विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल की कल्पना नहीं कर सकते हैं। तब विषमबाहु त्रिभुज के लिए हमें पहले अर्ध परिमाप को ज्ञात करना होता था। इसके बाद हम देखें कि जो हीरोन का सूत्र होता है वह होता है विषमबाहु त्रिभुज का ही क्षेत्रफल होता है, जिसे हम हीरोन का सूत्र भी बोलते हैं। और कक्षा 10th में आपने ये भी सूत्र पढ़ा होगा। देखिए, हम आपके सामने लिख रहे हैं, ये बैक हो गया, 1 मिनट। देखिए, तो आपने क्लास 10th में अगर 7 चैप्टर निर्देशांक ज्यामिति अच्छे से पढ़ा होगा तो उसमें हम जो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते थे, शीर्ष बिंदुओं से होकर जो बनता है त्रिभुज, उसका हम लोग क्षेत्रफल क्या करते थे, निकालते थे। तो उसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हम किस सूत्र का प्रयोग करते थे, तो देखिए आप इसी सूत्र का प्रयोग करते हैं। पहला बिंदु x1y1, दूसरा x2y2, तीसरा x3y3। तो हम जो क्षेत्रफल के लिए सूत्र यूज करते थे वह हमारा सूत्र यही था, 1/2। x1 को बाहर लेते थे तो लिखते थे y2 माइनस y3, और x2 को बाहर लेते थे तो y3 माइनस y1, अब प्लस x3 को बाहर लेते थे तो y1 माइनस y2 का प्रयोग करते थे। तो इसी सूत्र को ये जो सूत्र है, इसी सूत्र को क्लास 12th में इसका मेन फॉर्म के रूप में लिखा गया है। ये क्लास 12 के सूत्र को ही यहाँ से कन्वर्ट करके इस रूप में ढाला गया था। तो उस समय क्लास 10th में आपको नहीं बताया गया क्योंकि उस समय आप सारणिक नहीं पढ़े थे। अब आप सारणिक पढ़ रहे हैं तब ये बताया जाएगा कि ये जो सूत्र बना था ये सारणिक से ही ये त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र बना था। तो आप इस सूत्र से के माध्यम से भी आप इस क्लास के सारणिक के त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। और आपको बता दें कि जब बिंदु तीनों लेते हैं तो आप कभी भी क्षेत्रफल निकालते हैं तो क्षेत्रफल के अंत में क्या जोड़ते हैं, वर्ग इकाई। यानी जो क्षेत्रफल का मात्रक होता है वह वर्ग इकाई होता है। अगर आपका तीनों बिंदु संरेख हो, संरेख मतलब एक ही रेखा पर, संरेख मतलब तीनों बिंदु एक ही रेखा पर हो, तब आप कहते थे कि हमारा जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा वह शून्य होगा। क्या होगा, वह शून्य होगा। अगर आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है और कोई इसमें से x1 या x2 या y3 कोई मिसिंग रहता था तो जो हम क्षेत्रफल लेते थे वह प्लस और माइनस दोनों फॉर्म में लेते थे। इस प्रकार से हमारा जो आता था मान, जो हमारा मिसिंग था उसका 2 मान आता था, एक प्लस में और एक माइनस में, या दोनों प्लस में भी आ सकता था, लेकिन इसमें जनरल एक प्लस और एक माइनस में आता है। तो इस प्रकार से हम हल करेंगे। तो देखिए ये सूत्र आखिर कैसे बने, आज हम उसको अच्छे से जानकारी करते हैं ये सूत्र बना कैसे। तो चलिए, अब यही जो जो सारणिक का भी त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला है वह भी 3 ही शीर्ष बिंदु के लिए लागू होता है। तो देखिए कि इस प्रकार से तीनों शीर्ष बिंदु को सजाते हैं। तो पहला शीर्ष बिंदु x1 को यहाँ पर लिखा जाता है, फिर x2 को यहाँ पर, और फिर x3 को यहाँ पर लिखा जाता है।
फिर यहाँ पर x3 है, फिर y1 को यहाँ पर, फिर y2 को यहाँ पर, और y3 को यहाँ पर, और फिर आपका 1 1 1 होता है। जो सारणिक रूप है त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए, तो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, त्रिभुज का एरिया जो होता है वह यही होता है 1/2। और जो सारणिक का प्रारूप होता है, इस रूप से हम क्या करते हैं, तीनों शीर्ष बिंदुओं को सजा देते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, सारणिक को हल कर देते हैं, तो वही हमारा त्रिभुज का क्या आता है, क्षेत्रफल। तो देखिए जो हमारा सूत्र बना था 10th का, वह किस प्रकार से बना था, उसको हम थोड़ा सा डिफाइन कर दें। तो आप कहेंगे कि 1/2 तो आपका ज्यों का त्यों था। देखिए उसके बाद आप खुद समझ जाएंगे कैसे बना था। और जब x1 को लेते हैं हम लोग, तो कौन कौन कट जाएगा, तो x1 सामने ये कट जाएगा और ये कट जाएगा, तो क्या बचेगा। तो पहले गुना किस में करते हैं, पहले गुना आप कहेंगे कि ये करते हैं मुख्य विकर्ण को, यानी कि y2 में 1 से गुना तो y2 होगा, और फिर माइनस देते हैं यहाँ पर y2, फिर माइनस देते हैं, और फिर सेकेंडरी विकर्ण को गुना करते हैं तो ये y3 हो जाता है, y3। इसको ब्रैकेट से कर दीजिए, ये ब्रैकेट। और फिर प्लस के बाद क्या होता है, ये प्लस होता है, उसके बाद क्या होता है, माइनस होता है, क्या होता है उसके बाद, माइनस होता है। तो इस प्रकार से लेंगे। लेकिन हम सूत्र जो पढ़े थे x1 के रूप में पढ़े थे, तो देखिए प्लस, ये प्लस होता है हमारा, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर ये प्लस, तो फिर ये माइनस, फिर ये प्लस, फिर ये हमारा माइनस। तो जब हम -x2 लेंगे यहाँ पर, तो -x2 जब हम लेंगे तो हमारा क्या होगा, तो देखिए आप तो कहेंगे 10th में हमारा माइनस नहीं था। हाँ दोस्तों, माइनस नहीं था, हम बताएंगे माइनस कैसे हटेगा। तो जब हम x2 लेंगे तो ये खत्म और ये खत्म, तो क्या क्या बचा, यहाँ से y1 बचा और यहाँ से 1 बचा। तो y1 में जब 1 से गुना करें तो y1 हो जाएगा, और माइनस y3 में 1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, y3 हो जाएगा। तो जो हमारा फार्मूला था उसमें y3 पहले था, यानी इसमें से माइनस कॉमन किए थे, और माइनस कॉमन करने पे ये क्या हो गया था, हमारा प्लस हो गया था। और यहाँ से जब तीसरे को लेंगे हम लोग, तीसरे को, तो x3 आप प्लस में लेंगे कि तीसरा का चिन्ह क्या आएगा, प्लस आएगा। आप देखेंगे तो तीसरा का चिन्ह क्या आएगा, प्लस आएगा। इस प्रकार से आप देखेंगे तो हमारा जो आएगा, तो देखिए ये खत्म और ये आपका खत्म हो जाएगा, तो क्या बचेगा, y1 और यहाँ से y1 और 1 बचेगा, क्या बचेगा, y1 और 1। तो यहाँ पर लिखेंगे y1 और माइनस, अब यहाँ पर y2 और 1 बचेगा, क्या लिखेंगे यहाँ से y2 में 1 से, तो y2। इस प्रकार से आप देखेंगे कि यही हमारा जो 10th में था क्या था, त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र था। आई होप आप समझ गए होंगे कि त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र हमारा किस प्रकार से ज्ञात होता था 10th में। तो हमें इसी रूप को आज इस रूप में कन्वर्ट करके क्या करना है, हमको पढ़ना है। अगर हम त्रिभुज के क्षेत्रफल इस रूल से या इस रूल से, कोई भी रूल से निकालता है, आसानी से हमारा क्या होगा, ज्ञात हो जाएगा। क्या होगा, आसानी से ज्ञात हो जाएगा। तो आप त्रिभुज के क्षेत्रफल समझ गए। और आपको बता दें कि जो रूल हमारे 10th के लिए अप्लाई होता था, वही रूल इसके लिए भी अप्लाई होगा, कि अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करनी है तो हम या तो इस रूल से या तो इस रूल से, किसी भी रूल से ज्ञात कर लें। और दूसरा आप टॉपिक नोट कर लें कि अगर तीनों बिंदु संरेख हो, जो तीनों शीर्ष बिंदु दिया है और वह तीनों बिंदु संरेख है, तो जो हमारा क्षेत्रफल निकलता है उसका मान 0 होगा, हमेशा क्या होगा, 0 होगा। और तीसरा पॉइंट नोट कर रहे हैं कि अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हो, कोई मिसिंग हो, कोई बिंदु क्या हो, मिसिंग हो, तो उस बिंदु का मिसिंग मान निकालने के लिए जो हमारा क्षेत्रफल होता है उसको प्लस और माइनस में रखकर हल करते हैं। आई होप आप इतना समझ गए होंगे। तो चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक को आगे बढ़ते हैं कि नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है। देखिए, किसी भी सारणी का उप सारणी एवं सहखंड ज्ञात करना।
तो उप सारणिक और सहखंड यहाँ पाया। तो आप देखेंगे उप सारणिक किसे कहते हैं। तो आपने क्लास 11th में समुच्चय पढ़ा होगा और एक उप समुच्चय पढ़ा होगा। तो उप समुच्चय किसे कहते हैं, तो जो समुच्चयों को काट कर या समुच्चयों से जो समुच्चय का निर्माण होता है उसी को हम लोग उच्च समुच्चय कहते हैं। यानी किसी दिए हुए समुच्चय से अगर हम एक समुच्चय का निर्माण करें तो वही समुच्चय क्या कहलाएगा, उप समुच्चय कहलाता है। तो यही आपका है उप सारणिक, यानी सारणिक के माध्यम से जो एक अन्य सारणिक प्राप्त होगा उसी को हम कहते हैं उप सारणिक। क्या कहते हैं, उप सारणिक ज्ञात करते हैं। तो उप सारणिक एवं सहखंड ज्ञात करने के लिए यहाँ पर क्या है, उप सारणिक एवं सहखंड को ज्ञात करना है। तो देखिए किसी दिए गए सारणिक के उप सारणिक एवं सहखंड को MIJ और AIJ द्वारा लिखा जाता है। यहाँ पर देखिए जो सारणिक का उप सारणिक होगा उसे हम MIJ द्वारा लिखेंगे और सहखंड को AIJ द्वारा लिखेंगे। अब रही बात कि ये किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। तब मान लीजिए आपके पास कोई अवयव A है, अच्छे से ध्यान दीजिएगा, कोई अवयव आपका A है, 1 2 3 और 4, और आपका ज्ञात करना है इस अवयव का, अवयव बोले या आप डिटर्मिनेंट बोले सारणिक बोले, दोनों बात एक है। क्योंकि हम जो पढ़ रहे हैं सारणिक वह पहले ही बता चुके हैं कि एक अवयव का ही रूप है, केवल ये वर्गाकार होता है। तो देखिए अगर आपको कहेगा कि इसका उप सारणिक और सहखंड ज्ञात करें, उप सारणिक और सहखंड ज्ञात करें, तो उप सारणिक को हम लोग MIJ लिखेंगे और सहखंड को यहाँ पर AIJ लिखेंगे, AI और J लिखेंगे। यहाँ तक बात आई समझ में। तो देखिए तो इसमें हम जब M11 लेंगे, कौन लेंगे, तो M11, तो 11 का मतलब पहला रो और पहले पंक्ति को हटाने से जो हमारा प्राप्त होगा वह हमारा पहला उप सारणिक होगा। तो 11 का ये हटा और ये हटा यानी कि 4 आएगा, यानी M11 का मान क्या आएगा, 4 आएगा। अगर M12 की बात करते हैं हम, M12 की बात करते हैं तो M12 हमारा क्या आएगा, तो आप कहेंगे यहाँ से ये हटा और ये हटा यानी कि हमारा 3 आएगा। इसी प्रकार से M13 की बात करते हैं तो 13 हमारा क्या आएगा, तो 13 आप कहेंगे कि यहाँ से 13 तो आएगा नहीं इसमें, क्योंकि 13 तो है नहीं, तीसरा कॉलम तो है नहीं, यानी कि अब यहाँ पर आएंगे 21। जब 21 लेंगे तो यहाँ से ये खत्म और ये खत्म, तो क्या बचेगा, यहाँ से ये बचेगा 2, यानी कि M21 का मान क्या आएगा, 2 आएगा। ये किसका है, तो M21 का मान है। अगर आपसे कहें कि M22 का मान क्या होगा, M22 का, तो आप कहेंगे M22 का जो हमारा मान होगा तो दूसरे अवयव को हटाएंगे, तो यहाँ से ये वाला 4 को हटाने से तो ये और ये, तो यहाँ पर क्या था, 1 था, यानी कि हमारा M22 का मान क्या आया, 1 आया। तो ये आप इस प्रकार से क्या निकालेंगे, उप सारणिक। अब उप सारणिक के ही सहायता से हम सहखंड को ज्ञात करते हैं। तो सहखंड को ज्ञात करने के लिए थोड़ा अच्छे से देखिए दोस्तों किस प्रकार से सहखंड को ज्ञात करेंगे, नहीं तो तुरंत आप लटपट हो जाएंगे। अगर ये जोड़ने पर सम आए, इसको जोड़ेंगे सम आए तो जो अव्यय हमारा आए वह ज्यों के त्यों लिख देंगे। अगर जोड़ने पर विषम आए तो चिन्ह को ही बदल दिया जाता है, तो +3 तो ये -3 हो जाएगा। ये भी जोड़ने पर आपका 3 आएगा तो ये भी जो 2 है ये -2 हो जाएगा, और ये जोड़ने पर 4 आएगा यानी कि वह 1 ही रह जाएगा। इस प्रकार से आप उप सारणिक एवं सहखंड ज्ञात कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर आपको 3/3 को दें, सपोज कहते हैं कि आपको क्या दे, 3/3 को दें, देखिए सपोज कहते हैं कि आपको 3/3 को दे दिया, तो 3/3 को दे दिया, जैसे आपको दे दिया अवयव A, ये थोड़ा पेन मोटा है, इस पेन को लेते हैं और हम ये लेते हैं। जैसे आपको 3/, अगर सारणिक A है और A का 1 0 2 3
यहाँ पर 3 अच्छा से नहीं लिखा रहा, 3 5 4 6 7 9 ये दिया है। इसका आपको उपसारणिक और सहखंड निकालना है। तो देखिए कितने अच्छे से निकालेंगे और कितने सरल तरीके से, नहीं तो आप अच्छे से नहीं निकालेंगे तो यहाँ से आप गड़बड़ हो जाएगी। तो ये आपका एम आई और जे है, और हम यहाँ से निकाल रहे हैं ए आई जे। तो जब तक हमें उपसारणिक नहीं मालूम होगा तब तक हम सहखंड को कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो चलिए देखिए, इसके निकालने के लिए पहले हम वन वन की कल्पना करेंगे। तो आप देखिए, हम सब लाइनिंग तो नहीं करेंगे, आपको एक लाइनिंग करके बता दे रहे हैं किस प्रकार से। जब वन वन लेंगे तो ये हटेगा और ये हटेगा। तो यहाँ से आप देख रहे हैं हमारा कि ये द्वितीय कोटि का क्या बना, समा सारणिक बना। तो इसे हल करेंगे तो 9 बचे 45 और 7 चौक 28। अगर हम 45 में से 28 को घटा दें तब 15 में से 8 जाएगा, 7 बचेगा और ये बचा 3। 3 में से 2 गया तो 1, यानी कि ये कितना बचेगा। तो एम वन वन के मान कहेंगे आप 17 आया। एम वन का मान कितना आया आपका 17। इसी प्रकार से हम एम वन टू निकालेंगे। तो 1 2 निकालेंगे तो ये खत्म हो जाएगा, देखिए ये खत्म और ये खत्म। तब बचेगा का 9 तिया 27 और 6 चौका 24। देखिए 9 तिया 27 और 6 चौका 24। 27 में से अगर हम 24 घटाए तो क्या बचेगा, 3 बचेगा। अगर हम 3 3 के बाद ये खत्म और ये खत्म तो ये बचेगा 17 के 21। 17 के 21 में से अगर हम ये 6 5 30 को गुना करके घटा दे तो ये हमारा कितना बचेगा, -9 बचेगा। तो ये हमारा इतना है। अब हम इसको अगर इसके निकालना है तो आप ये कि 1 1 है तो 1 1, देखिए 1 1 है ना, तो 1 1 2 होता है, यानी कि जेम करते हैं छोड़ देंगे। अब ये देखिए ये 1 1 है, इसलिए ये क्या है तो आपका 1 2 है, तो इसको जोड़ेंगे तो विषम आएगा, तो इसका चिन्ह हम लोग बदल देंगे। ये क्या है आपका, तो कहेंगे 1 3 है, तो 1 3 है तो जोड़ने पर सम आएगा, नहीं इसको जेव के तेव हम लोग क्या करेंगे, छोड़ देंगे। अब चलिए देखिए इसको हम निकाल दे रहे हैं। अब देखिए इसको हम थोड़ा इथी कर दे रहे हैं, आपको जूम आउट। इस प्रकार से। अब इस प्रकार से आप देखेंगे कि अगला हमें निकालना है, तो अगला हम निकालेंगे तो किस प्रकार से निकालेंगे। तो देखिए यहाँ से घिच घिच हो जा रहा है, तो देखिए हम दूसरे पेन का यूज कर रहे हैं, ब्लैक पेन का। अब हमें निकालना है क्या, 2 1, तो दूसरे लेंगे और ये कट जाएगा तो क्या बचेगा यहाँ से, तो यहाँ पर 0 था, देखिए ये 0 2 और 7 और 9 बचा। तो 0 में 9 से गुना करेंगे तो 0 होगा, और 7 में 2 से गुना करेंगे तो -14, ये क्या होगा, -14 होगा। तो इस प्रकार से कौन है आपका 2 1। तो इसका भी आप कहेंगे साइन चेंज नहीं होगा, क्योंकि जोड़ने नहीं, साइन चेंज हो जाएगा क्योंकि जोड़ने पर विषम आ रहा है, तब बदल जाएगा तो क्या होगा, केवल 14 हो जाएगा। तो इस प्रकार आप पूरे उपसारणिक का मान आसानी से ज्ञात कर लेंगे। आई होप आप समझ गए होंगे। अगर हम त्रिभुज की क्षेत्रफल की बात करें तो मान लीजिए आपका 3 शीर्ष बिंदु दिया है, इसको हम हटा देते हैं दोस्तों। इस प्रकार से आप किसी भी को कोई भी सारणी का उपसारणिक और सहखंड ज्ञात कर सकते हैं। देखिए आपका कोई 3 शीर्ष बिंदु दिया, पहला 1 0 2 0 3 और 5, और इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए आप फार्मूला लेंगे 1/2 और यहाँ से क्या लिखेंगे, देखिए सजाने x1 x2 और x3, x1 है x2 है और x3, इसके बाद y1 y2 और y3, उसके बाद 1 1 1। तो देखिए सारणिक है, यही हमारा क्या वो सज गया। तो हम इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हम देखिए पहले हम क्या हमको क्लियर करना होगा, जिगजैग स्टाइल हम लोग को क्लियर करना होगा। तो इसमें पहला प्लस
फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस। अगर हम आपसे कहें कि ये जीरो लेने से कोई तो फायदा नहीं होगा क्योंकि ये जीरो कर देगा, तो केवल -5 को ही लेकर क्या करेंगे हम लोग, हल कर देंगे। तो ये होगा आपका 1/2। जब हम -5 लेंगे, -5 लेंगे, देखिए -5 हम लोग जब लेंगे तो क्या होगा हमारा, तो इसके सामने ये खत्म और इसके सामने ये खत्म। देखिए यहाँ से दूसरे कलर में हम कटा दे रहे हैं हाँ ये कलर में। तो यहाँ से 5 के सामने ये खत्म और ये खत्म, तो क्या बचा आपका 1 1। तो 1 1 हुआ तो 1, फिर -2, एक को गुना करेंगे तो 2। अगर हम कहें कि आपसे कि एक में से 2 घटाएंगे तो -1, और -1 में 5 से गुना करेंगे तो क्या होगा, तो आप कहेंगे 5 हो, यानी कि 1/2 गुने 5। और 1/2 में 5 से गुना करेंगे तो 5/2। ये 5/2 का होगा, वर्ग मात्रक का आपका क्या होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल आपका निकल जाएगा। इस प्रकार से आप त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। और मान लीजिए इसमें कोई मिसिंग पॉइंट है, यही क्वेश्चन लेते हैं, देखिए यही क्वेश्चन लेते हैं लेकिन इसमें कोई मिसिंग पॉइंट देते हैं, और क्षेत्रफल कितना रहेगा दोस्तों, 5/2 रहेगा, तभी मिसिंग पॉइंट हमारा हल हो पाएगा। मान लीजिए कि यही आपका जो 5 है, यही आपका मिसिंग पॉइंट है, इसी का मान आपको के दिया है, और कहेगा कि जो इसका एरिया है 5/2 है, तब आपको क्षेत्रफल क्या करना, इसका मिसिंग पॉइंट ज्ञात करना है। तो आप इसके ज्ञात करने के लिए एरिया का फार्मूला लगाएंगे। तो एरिया का फार्मूला 1/2 x1 x2 और x3, x1 x2 और x3, y1 0, y2 0, y3 के, फिर आपका 1 1 1, और इसका जो एरिया दिया है कितना दिया है 5/2। तो जो एरिया लेंगे प्लस और माइनस दोनों में लेंगे। तो आप जानते हैं कि बराबर में अगर बराबर में नीचे नीचे कट जाता है तो ये 2 से ये 2 आप क्या कर सकते हैं, कटा सकते हैं। क्या कर सकते हैं, कटा सकते हैं। अब इसको हल करने के लिए यही लेंगे हम लोग। तो देखिए नीचे से चल जाइए सीधा, प्लस माइनस प्लस, उतना करने की जरूरत नहीं है, आप नीचे से जीजा स्टाइल बना दिया इसे। तो प्लस माइनस प्लस यानी के को लेंगे। जब हम के को लेंगे तो क्या होगा, केवल के होगा, और यहाँ से ये आपका खत्म। ठीक है, के के सामने ये खत्म ये खत्म, तो 2 एकम 2 और माइनस, सॉरी यहाँ पर देखिए, यहाँ पर होगा 1 एकम 1 और फिर माइनस 2 एकम 2, और बराबर में क्या बचा, प्लस और माइनस 5, प्लस माइनस 5। अगर हम इसको हल करें तो ये क्या बचेगा, जब के में जब 1 - 2 घटेगा तो -1 बचेगा। अब -1 में जब के से गुना करेंगे तो माइनस के हो जाएगा। इसको थोड़ा हम जूम आउट कर देते हैं। चलिए, अगर इसको हम 1 में से -2 घटाएं तो -1, अब -1 में के से गुना करें तो माइनस के, और ये क्या है आपका +-5 है। तो एक बार ये प्लस में लेंगे और एक बार क्या मिलेंगे, माइनस में। तो के एक बार क्या होगा, ये माइनस देंगे तो ये प्लस होगा, यानी के मान क्या आएगा -5। तो -5 वो के का मान आएगा। अगर हम के का मान यहाँ पे इसको जूम आउट कर देते हैं थोड़ा, हाँ अगर आप यहाँ से के का मान देखिए, और यहाँ से माइनस लिए थे, यहाँ पर क्या लिए थे, प्लस लिए थे। आपकी बार ये 5 माइनस में लेते हैं तो के का मान क्या आएगा, प्लस आएगा। तो इस प्रकार से आप मिसिंग जो हमारा है उसका मान ज्ञात करते हैं, प्लस और माइनस को रख कर। तो आप इतना समझ गए, तो आज हम इतना ही रहने देते हैं।